अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। आज किताब दोस्ती के तहत हम लोग बात करेंगे प्लान पीड़ा प्रेरणा मयंक पांडे जी की किताब से। सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन के नमक तक, टाटा महात्मा गांधी से कोरोना तक। मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। भारत में देश को दिए पंख आज़ादी के पहले ही एयरलाइंस। भारत में एयरलाइंस की कल्पना जे.आर.डी. टाटा और नेविल विसेंट के बगैर हो ही नहीं सकती है। सन 1919 में 15 साल की आयु में जे.आर.डी. टाटा ने शौकिया तौर पर पहली बार जहाज उड़ाया था। बाद में उन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी प्राप्त किया। उसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी सेवाएं दे चुके नेविल विसेंट को भारत में व्यावसायिक एयरलाइंस इंडस्ट्री का अच्छा अवसर दिख रहा था। इस समय ब्रिटिश एम्पेरियल एयरवेज एशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय मेल और यात्री सेवा शुरू कर रहा था, जबकि डच कैरियर व एयर फ्रांस वियतनाम और इंडोनेशिया में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन सब के बीच भारत में व्यावसायिक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध था, जिसकी वजह से ये विमान कंपनियां डाक और यात्रियों को कराची में छोड़ देती थी, जहां से रेल यातायात द्वारा उन्हें भारत लाया जाता था। इसमें काफ़ी समय और पैसा बर्बाद होता। इस अवसर को देखते हुए विसेंट ने देश के प्रमुख उद्योग घरानों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में उतरने की कोशिश की। विसेंट की पहल पर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस बारे में जानने के बाद विसेंट के प्रस्ताव में रुचि लेते हुए 24 वर्षीय जे.आर.डी. टाटा ने 2 लाख रुपए की लागत से 1932 में टाटा एविएशन सर्विस नामक कंपनी की स्थापना की। उन्होंने 2 छोटे विमान खरीदे जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते थे। इन विमानों के साथ डाक ढोने का 10 साल का करार किया गया। ये बहुत ही कठिन कार्य थे, क्योंकि इन विमानों में कोई वायरलेस सेट नहीं था। उस समय वायरलेस सेट बहुत ही महंगा आता था और टाटा के पास इतना फंड नहीं था। ऐसी दशा में तय ये किया गया कि पायलट रेल मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने गंतव्य को जाएगा और सारी उड़ानें दिन में होंगी। आज के दौर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के ये विमान ट्रेन की पटरियों के सहारे अपने गंतव्य को गए। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एविएशन सर्विस ने कराची से मुंबई की उड़ान लगभग 100 पाउंड की डाक के साथ भरी। एक भारतीय कंपनी द्वारा भरी जाने वाली ये पहली उड़ान थी। ये उड़ान आने वाले भविष्य के लिए मील का पत्थर थी, क्योंकि इसने एयर इंडिया की आधारशिला रखी। टाटा एविएशन सर्विस ही बाद में एयर इंडिया बनी। अफ्रीका में महात्मा गांधी का सहारा बना टाटा। सन 1909-13 के बीच में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, तब भारत देश से टाटा समूह ने सबसे पहले उनकी मदद की थी। नवंबर 1909 में समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु को लिखे अपने पत्र में सर रतन टाटा ने लिखा, मुझे ये लगता है कि बिना समय गंवाए ये मेरा कर्तव्य है कि अफ्रीका में बहादुरी से संघर्ष कर रहे अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आऊँ। इसलिए साथ में ये 25,000 रुपये का चेक संलग्न कर रहा हूँ, जिसे गांधी को प्रेषित करें, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि महात्मा गांधी की मदद सर रतन टाटा ने तब की जब वो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे। उस समय देश में बहुत कम लोग उनके संघर्ष को जानते थे। तब वो न तो महात्मा गांधी थे और ना ही राष्ट्रपिता। उनके संघर्ष को देखकर इस दूरदर्शी ने तभी समझ लिया था कि गांधी जी किस मिट्टी के बने हैं। उसके बाद महात्मा गांधी की रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई में सर रतन टाटा ने 1 लाख रुपए और भेजे थे। सन 1925 में जमशेदपुर में मजदूरों की एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने खुद इस बात को कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में मैं जब वहां भारतीयों के साथ मिलकर सबके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा था, तब हमें मदद देने वाले सबसे पहले व्यक्ति जमशेद नौशेरवान टाटा के छोटे पुत्र सर रतन टाटा, जिनकी मृत्यु 1918 में हुई थी, उन्होंने मुझे हौसला बढ़ाने वाले पत्र लिखे और उसके साथ 25,000 रुपये का चेक भेजा, जिसमें वादा किया गया कि यदि ज़रूरी हुआ तो वो और भेजेंगे। इस घटना से हमें पता चलता है कि सर रतन टाटा के मन में देश सेवा का
जज्बा कितना कूट कूट कर भरा था। आज के 110 साल पहले विदेशी धरती पर संघर्ष कर रहे एक भारतीय की मदद के लिए कुल 1,25,000 रुपया वही खर्च कर सकता है जिसे इस मिट्टी और यहाँ के लोगों से अथाह प्रेम हो। इस घटना से हमें पता चलता है कि सर रतन टाटा के मन में देश सेवा का जज्बा कितना कूट कूट कर भरा था। आज के 110 साल पहले विदेशी धरती पर संघर्ष कर रहे एक भारतीय की मदद के लिए कुल 1,25,000 रुपये वही खर्च कर सकता है जिसे इस मिट्टी और यहाँ के लोगों से अथाह प्रेम हो। टाटा ग्रुप की वैज्ञानिक सोच और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। इस समूह के निदेशकों की वैज्ञानिक सोच अपने समय से दशकों आगे थी। देश में उच्च शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर जमशेदजी और स्वामी विवेकानंद के बीच जहाज में भी गहन चर्चा हुई थी। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सन 1986 में जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा ने उच्च शिक्षा की कमी, विश्वविद्यालयों के अभाव के शोध कार्य के महत्व को समझते हुए एक वैज्ञानिक शोध संस्थान की स्थापना के लिए 3 लाख रुपए की राशि दान देने की घोषणा की। अपने इस विचार के बारे में उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक पत्र भी लिखा। जमशेदजी की सोच की सराहना करते हुए स्वामी विवेकानंद ने मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत 1899 में लिखा, आधुनिक भारत में राष्ट्रहित की इससे सुंदर और दूरगामी योजना सामने नहीं आई है जो कि श्री टाटा के उच्च शिक्षा शोध संस्थान के जरिए हमारे सामने आई है। कुछ लोग इसलिए आशंकित हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी जो लगभग 74 लाख है। उनकी शंका को दूर करने के लिए एक ही उत्तर है कि जब एक आदमी जमशेदजी टाटा जो कि देश के सबसे धनी आदमी भी नहीं है इस प्रयोजन के लिए 30 लाख रुपया एकत्र कर सकता है तो क्या पूरा देश बाकी की रकम का इंतजाम नहीं कर सकता है। जमशेदजी टाटा सन 1898 में एक उच्च वैज्ञानिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रस्ताव लेकर लॉर्ड कर्जन तत्कालिक वायसराय के पास गए। उन्होंने लॉर्ड कर्जन को बताया कि विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने मुंबई स्थित अपनी 14 इमारतों और 4 जमीनों को भी देने का निर्णय लिया है और इसके लिए मैसूर के राजा ने भी 375 एकड़ ज़मीन और 5 लाख रुपए एक मुश्त दिए हैं। इतनी तैयारी के साथ आए जमशेदजी के प्रस्ताव से लॉर्ड कर्जन हतप्रभ हो गया था। उसका कहना था, क्या पढ़े लिखे लोग ऐसी उच्च शिक्षा के लिए आगे आएंगे और क्या इसमें पढ़ने के बाद इन लोगों के पास रोजगार के अवसर भारत में उपलब्ध होंगे। पर जमशेदजी ने अपने जवाबों से कर्जन को निरुत्तर कर दिया था। जमशेदजी टाटा के जुनून के आगे हार मानकर अंग्रेजों ने नोबेल विजेता प्रोफेसर विलियम रमसे हेलियम और नियन के खोजकर्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने पूरे देश का दौरा करने के बाद बेंगलोर में ऐसा संस्थान की खोलने की सिफारिश की। अंग्रेज सरकार अभी इसकी समीक्षा कर ही रही थी कि जमशेदजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके इस सपने को पूरा किया दोराबजी टाटा ने और 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर की स्थापना हुई। स्थापना के कुछ वर्षों में ही इस संस्था ने ऐसे ऐसे वैज्ञानिक पैदा किए जिनकी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व ने माना। इस संस्थान ने देश को विक्रम साराभाई और सतीश धवन जैसे महान वैज्ञानिक दिए। इस संस्थान ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc इस संस्थान ने देश को विक्रम साराभाई और सतीश धवन जैसे महान वैज्ञानिक दिए जिन्होंने आगे चलकर इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। आज हमारा देश चंद्रमा पर पहुंच चुका है और मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी है। आज हमारा स्पेस प्रोग्राम इतना एडवांस है कि हम विश्व के अनेक देशों के सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करते हैं। इन सब के पीछे 1886 में उपजी जमशेदजी टाटा की दूरदर्शी सोच का एक बहुत बड़ा योगदान है। हावड़ा ब्रिज देश का पहला मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया प्रोजेक्ट। आज सरकार मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और लोकल से वोकल जैसे अभियानों के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत प्रयास कर रही है। सच तो ये है कि आज से 100 साल पहले ही गुलाम भारत में इसको सच करके टाटा स्टील ने राष्ट्र निर्माण की एक नई इबारत लिखी थी। जिस समय पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के विभीषिका में झुलस रही थी उस समय टाटा ग्रुप ने भारत में इंजीनियरिंग मार्वल की एक नई गाथा लिखते हुए 3 फरवरी 1943 को कोलकाता का हावड़ा ब्रिज देश को समर्पित किया था। हावड़ा ब्रिज टाटा स्टील की उस दूरगामी सोच का नायाब उदाहरण है जिसने पूरे विश्व को इस समय दिखाया
कि हम भारतीय टेक्नोलॉजी और विनिर्माण के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कर गुजरने की योग्यता रखते हैं। ये भारत का संदेश था उस दुनिया को कि इस देश को सिर्फ सांप सपेरों का देश समझने की भूल न करें। पूरे ब्रिज के निर्माण में भारत के निर्मित स्टील का प्रयोग हुआ था और उसे बनाने में भारतीय इंजीनियरों ने सहयोग दिया था। ये उस समय का देश का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था। 1937 से 1943 के बीच इस ब्रिज का निर्माण हुआ था। इसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट है। इसमें 26.5 हजार टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 23.5 हजार टन स्टील का सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। आज निर्माण के 77 साल बाद भी ये ब्रिज कोलकाता शहर की पहचान है। उस समय ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था, जो नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका था। एक गुलाम देश द्वारा निर्मित इस ब्रिज ने पूरे विश्व को अचंभित कर दिया था। उस समय अगर भारत आज़ाद होता तो ये इंजीनियरिंग वंडर पेरिस के एफिल टावर से ज़्यादा सराहनीय माना जाता। उस समय अगर भारत आज़ाद होता तो ये इंजीनियरिंग वंडर पेरिस के एफिल टावर से ज़्यादा सराहनीय माना जाता। ये टाटा ग्रुप की दूसरी कथा, और एक छोटी कथा रह गई है, वो मैं अगले कड़ी में आपके सामने पेश करूंगा। इस कड़ी में बस यहाँ तक। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़, शब बखैर।